नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। तो आपसे कुछ ही देर बाद कटघरे में हरियाणा सियासत के एक और दिग्गज होंगे जिनसे हरियाणा की राजनीति को लेकर, उनकी पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर, हल्के की परेशानियों, उनके दावों मुद्दों को लेकर सवाल जवाब होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो बेहद खास मेहमान हैं वो हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं और वर्तमान में विधायक हैं। जी हां, आज हम कटघरे में बुलाना चाहेंगे नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद जी को। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत स्वागत है कटघरे में। विधायकों से हम उनके हलकों से जुड़े मुद्दे, परेशानियां उठाते हैं, विधायकों से सवाल पूछते हैं, लेकिन क्योंकि आप सीएलपी उपनेता भी हैं तो मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते कैसा आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा, कितनी आवाज आप लोगों ने उठाई है, उसको लेकर भी सवाल जवाब होंगे। शुरुआत की जाए। आपकी पार्टी पर आरोप है कि मुख्य विपक्षी पार्टी आप लोग हैं, लेकिन सड़क से लेकर सदन में जितनी आवाज जनता की उठाई जानी चाहिए थी उतना मजबूती से नहीं उठाई गई। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की कुशासन, भ्रष्टाचार और देश की और प्रदेश की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा किया, अगर उसकी कोई आवाज़ उठाई है और सड़क से लेके विधानसभा तक और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस लड़ाई को लड़ा। चाहे वो कोरोना की बात कर लें, कोरोना के बाद प्रदेश की जो बिगड़ती हुई हालात कानून व्यवस्था में, हमेशा जो भी प्रदेश के प्रांत के मुद्दे रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस ने बाकायदा अभियान चलाए। बाकायदा पार्टी को कार्यकर्ताओं ने उस लड़ाई को वास्तविक उसके नतीजे तक पहुंचे, उसके लिए पूरा संघर्ष किया। और उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्ष को या किसी विपक्ष के नेता को टारगेट करती है अपने हर अल्फाज में, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिनको किस किस तरह की बातें आपके सामने, अब तो नए उसमें और भी नई नई बातें, क्योंकि बौखलाहट जो है, उनकी हताशा साफ दर्शा रही है कि उनकी क्या स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद हुई है और आगे क्या होने जा रही है। आज आप जब कटघरे में बैठे हैं, उससे पहले अंतिम बार कब जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आपकी पार्टी उतरी? सरकार के खिलाफ नारेबाजी की हो, धरना किया गया हो, प्रदर्शन किया गया हो, सरकार का घेराव किया गया हो? हर रोज हम पदयात्रा कर रहे हैं, हर रोज। बेशक कोई दिन गुजरता होगा, प्रदेश में कई नेता कांग्रेस पार्टी के अपने तौर पे जनता के मुद्दों को लेके, प्रदेश के मुद्दों को लेके और लोगों की जो हक की बात है उसके लिए पूरी शिद्दत से उसमें जनता के साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, पदयात्रा भी होती है। ये पदयात्रा चुनावी कार्यक्रम है या जनता से नहीं, जनता के। मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि विपक्ष आपके समक्ष 2019 के बाद जो कोरोना काल आया और उसके बाद जैसे राजनीतिक और स्थिरता हुई और जैसे हमने कोरोना काल से उभरे, उसके बाद से विपक्ष आपके समक्ष सभी जिलों में किए गए, कांग्रेस द्वारा विधानसभाओं में किए गए, और उसी के साथ साथ जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम थे उनको पूरी उससे करा गया। और 40 से 50 विधायक, पूर्व सांसद जो है कांग्रेस पार्टी में पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हैं, वो इसी वजह से जुड़े हैं क्योंकि हम जब जनता की आवाज़, कांग्रेस जनों ने जनता के साथ मिलकर उसको उठाया तो लोगों ने यकीन किया, और उसी यकीन की वजह से आज अन्य पार्टी के नेता और यहाँ तक कि 3 निर्दलीयों ने तो मई में चुनाव के चलते चलते बीजेपी का समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दिया था। ये इस बात को दर्शाता है कि जनता के बीच में आज विश्वसनीयता और अगर भरोसा है तो वो आज कांग्रेस के लिए है, और बीजेपी आज के दिन अपनी जो विश्वसनीयता है वो बिल्कुल खो चुकी है, और उसकी जो सत्ता में बनी हुई है, लेकिन सत्ता में अनैतिक तरीके से बनी हुई, आज उनके पास बहुमत भी नहीं है। अगर स्पष्ट तौर पे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप यात्राओं की बात कर रहे हैं,
दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी सैलजा भी यात्रा शुरू कर चुकी हैं, हुड्डा साहब भी यात्रा रथ यात्रा करने वाले हैं। तो इतनी यात्राओं के पीछे की क्या कहानी है? क्या ये नहीं पार्टी की गुटबाजी है? कांग्रेस की यात्रा कौन सी है? व्यक्तिगत किसी नेता की यात्रा कौन सी है इनमें? नहीं नहीं, ये पार्टियों के हैं और हमारे पास कई हम्म। नेता हैं, तो इसलिए ये अच्छी बात है कि हम अपने अपने तरीके से सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और हरियाणा की जनता को कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनके भ्रष्टाचार से और उनकी जो विफलताएं हैं उससे छुटकारा मिले और कांग्रेस सरकार बने। सब नेता इसी और इसी उद्देश्य से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के माध्यम से इन्हीं चीज़ों को सब कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम और भी नेता जो है मैं समझता हूँ करें तो और भी अच्छी बात है। और कुमारी हम सैलजा संदेश यात्रा कर रही है। शुरुआत में एक बैनर आता है, पोस्टर आता है, हुड्डा साहब की फोटो नहीं है, उदय भान की फोटो नहीं है। मीडिया खूब इस खबर को उठाता है, क्या ये गुटबाजी है, क्या ये सैलजा की यात्रा है, क्या ये सीएम की कुर्सी तक की दौड़ है, दावेदारी है। मैं उसके बाद पोस्टर पर फोटो भी आ जाती नहीं, है। मैं क्या कहूँगा हाईकमान ने नसीहत दी है फिर? आज के दिन जो है आप भी सकारात्मक उसमें सोचिए। आज के दिन जब उन्होंने पदयात्रा लॉन्च करी तो सब नेताओं के फोटो हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से सब मिलके कांग्रेस पार्टी की जो हमें एक लोगों ने विश्वास जताया है, हरियाणा में मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला है इंडिया गठबंधन के साथ जो हम लड़े थे 10 लोकसभा सीटों पे। तो हम समझते हैं हमारी सब नेताओं की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस विश्वास को करके और उसको जो है पूरी तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उसी नतीजे को करके और कांग्रेस की सरकार कायम करें, जिससे लोगों का जो हमें समर्थन मिला है, ठीक जो है। विश्वास मिला है, उसको पूरा किया जा सके और जनता को इस कुशासन से और इस निकम्मी सरकार से जो है आप कह रहे हैं छुटकारा कि मिल हम सके। सकारात्मकता से लें आपकी यात्राओं को, लेकिन आपको भी याद है सैलजा लोकसभा चुनाव के दौरान जनसंदेश यात्रा निकाल रही थी, एसआरके दरअसल यात्रा निकाल रहा था। बाबरिया साहब कहते हैं कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। नहीं उसके ये बाद हालांकि कह दिया जाता है ऑफिशियल हाँ, यात्रा तो है। मैं यही पहले कहूँगा। एसआरके की फोटो होती देखो, थी, अब एसआरबी की चौधरी नहीं वीरेंद्र सिंह की मैं फोटो भी समझता होती हूँ है कि पोस्टर में। किसी का कोई फोटो किसी चीज़ का, ये सारी कांग्रेस की यात्राएं हैं और हम जनता के मुद्दों को लेके उसका अपना अपना तरीका हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि बीजेपी की जनता की जो कुशासन दिया और 10 साल में हरियाणा को इन्होंने विकास के बजाय विनाश करने का काम किया और अपनी 10 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को कर्जा का भार बढ़ा दिया। विकास का जो डगर पे चल रहा था हरियाणा उसमें नहीं चल रहा। आज कानून व्यवस्था में जो है नंबर 1 है। आज नशे में उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हरियाणा दिखता है। युवाओं को निराशा है। आज जिस तरीके से बेरोजगारी में देश में हरियाणा नंबर 1 है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा एक छोटी स्टेट के बावजूद भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट था। उस चीज़ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की जिम्मेवार है कि उन्होंने इस प्रदेश को बर्बादी और विकास के बजाय विनाश की तरफ ले जाने का काम किया। एसआरके की मैं बात कर रही थी, त्रिमूर्ति तिकड़ी एक थी और किरण चौधरी चूंकि बीजेपी में चली जाती हैं, उसके बाद वीरेंद्र सिंह की एंट्री जो कि पहले हो चुकी थी, अब पोस्टर्स में उनका फोटो लगना, क्या ये हुड्डा साहब के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे नहीं, हैं ऐसा तीनों नहीं नेता? है ये। शक्ति प्रदर्शन का नहीं, प्रयास कोई हो रहा ऐसा है? शक्ति प्रदर्शन नहीं किसी तरीके कोई। कांग्रेस एक है और कांग्रेस मिलके, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी सबने मिलकर चुनाव लड़ा। और आज के दिन मीडिया जो है, आप तो शायद इतना नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अखबारों में पूरे 2-2 पेजों की सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि जो है, और उसमें ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की गुटबाजी को दिखाने का प्रयास रहता है, लेकिन जो बीजेपी में हाल है उसको ना तो प्रेस दिखाती है और प्रिंट मीडिया दिखाता है। और मैं समझता हूँ नहीं, कि बीजेपी में जो हाल है वो भी हम दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो वो भी हम दिखाते हैं। किसी तरह की ऐड भी नहीं मिलती। आपको तो कांग्रेस का पक्ष दिखाना चलिए चाहिए वो क्योंकि अलग, जनता का पक्ष है। ठीक है। देखिए, तो आज हमने आफ्ताब अहमद बीजेपी जी, में किस तरीके की हमने ये गुटबाजी और वो दिखाया है। कि बीजेपी में भी इस बार भीतरघात हुआ के बयानबाजी खूब हुई है। ऐसा नहीं कि हरियाणा न्यूज नहीं दिखाता, हमने दिखाया कि बीजेपी के किन किन उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी नेताओं पर सवाल उठाए हैं। लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं, सवाल आपसे हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और जितना आप कह रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ा, तो कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कैप्टन अजय यादव भी टिकट आवंटन को लेकर सवाल उठाते रहे। जहां जहां आपके उम्मीदवार जीत भी गए, वहां भी सैलजा कह रही हैं टिकट गलत दिया नहीं, गया। ऐसा वो किसी का अपना तो फिर क्या इसमें निजी मीडिया निजी मीडिया की आकलन होगा। गलती है? कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है जिसकी वजह से जो एक वो है, जिसकी वजह से टिकट वितरण होता है। और मैं समझता हूँ कि कुछ जगह हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे
उसमें जो चीज़ें हैं उसका नेतृत्व जो है संज्ञान ले रहा है। लेकिन ये कहना कि टिकट वितरण में किसी, मैं नहीं समझता कि हरियाणा जिस दिन टिकट वितरण हुआ था उससे पहले बीजेपी बड़े दावे करती थी 10 की 10 सीटें होंगी, तो आखिर में क्या रहा? हाँ, हो सकता है हम 2-3 सीटें और अब इजाफा कर सकते थे, लेकिन जो है आज के दिन 5 सीटें आके हम समझते हैं कि हम इसी तरह इस 2-3 सीटें फिर वो कम कैसे रही? वो कम, उसके कई कारण हैं किसी चीज़ के लिए। कई चीज़ों में हम उसी जो मैंने बताया नेतृत्व जो है उसका आकलन करके उसका संज्ञान ले रहा है। जिस तरीके से हम विधानसभा चुनाव में जो कोई कमियां रह गई हैं, जो कोई हमारे वो रह गई, उनको दूर करके बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हरियाणा विधानसभा में करें। मैं समझता हूं कि हरियाणा विधानसभा में 1966 के बाद जो नतीजे आने हैं, सबसे बढ़िया नतीजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए हरियाणा में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद और समर्थन से रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आप, बेशक रिकॉर्ड बनाने। आपकी पार्टी की एक विधायक और साथ ही पूर्व सांसद बीजेपी में चली गई हैं। आपकी पार्टी के कुछ नेता उनके लिए सहानुभूति रखते हैं। शैलजा कहती माँ और बेटी के साथ गलत हुआ। कैप्टन अजय यादव की ओर से भी कहा गया कि टिकट तो श्रुति को ही मिलनी चाहिए थी, भिवानी महेंद्रगढ़ के। वो उनका अपना निजी कुछ होगा, नहीं तो मैं जो पार्टी में नहीं रहा उसके प्रति किस तरह की पार्टी लाइन से अलग बोलना, क्या ये निजी विचार के अनुशासनहीनता है? निजी विचार हो सकते हैं, अनुशासनहीनता नहीं है ये? निजी विचार हो सकते हैं। हर एक चीज को अनुशासनहीनता के उसमें पैमाने से नहीं नाप सकते। अच्छा, किरण की सदस्यता रद्द कराने के लिए आप लोगों ने प्रयास भी किए और स्पीकर पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। उल्टा स्पीकर साहब आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको किसी पार्टी विशेष या किसी उसके और ऐसी टिप्पणियां उन्हें नहीं करनी चाहिए, ये शोभा नहीं देती। हमने जो कानून के प्रावधान हैं उनको दिखाए, समझाए, लिखे। कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के 10th शेड्यूल में ये साफ लिखा है, अगर कोई चुना हुआ जो है विधायक या सांसद अपनी स्वेच्छा से किसी पार्टी को छोड़ के और दूसरी पार्टी में शामिल हो तो उसकी सदस्यता जब ही रद्द हो जाती है। हमने तो स्पीकर अध्यक्ष महोदय को उनकी जिम्मेवारी याद दिलाई थी। अब उनको इस बात का अगर बुरा लगता है कि जिम्मेदारी, तो उनको याद भी दिलाया जाएगा। हाँ, हम जो भी विकल्प है संविधान की रक्षा करने के लिए, हम, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि संज्ञान जो है, इसीलिए हमने पहले नोटिस दिया, फिर रिमाइंडर दिया और फिर पटिशन दी, और पटिशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमने उसके बाद भी एक लेटर दिया और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी उनको दिखाया कि ये कोई वाद विवाद कोई दो उनका नहीं है, ये संविधान की रक्षा करने के लिए हमने उनके लिए पटिशन दी थी। और उसमें पटिशन को देखते, पटिशन की छोटी चीज़ों को, टेक्निकलिटीज़ को लेके आप सदस्य की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको चालू रख रहे हो, कि जो कि एक इलीगल एक्ट है। संविधान में इसकी कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो विकल्प है हम उन विकल्पों को करेंगे, लेकिन संविधान की, क्योंकि देश में एक संविधान की रक्षा करना, ये भी एक जो है कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। और हम भी इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हरियाणा हो चाहे अन्य प्रदेश आप जब हो। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 10 की जहां तक बात है इतना सख्ती से पालना होगी। शेड्यूल 10 है, शेड्यूल 10 की हम बात कर रहे हैं। दरअसल शेड्यूल 10 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियां या अधिकार स्पीकर को दिया कि वो क्या फैसला लेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता ये कह रहे हैं स्पीकर को अधिकार दिए हैं उनको फैसला करने के लिए। स्पीकर को अधिकार इस बात के लिए नहीं दिए कि उनको छोटी छोटी गलतियां निकाल के, त्रुटियां निकाल के उसे करे अपने स्पीकर साहब अपने 10 शेड्यूल में, उन्हें कौन रोकता है, उनको करे। जो एक व्यक्ति स्वेच्छा से, एक सदस्य ने त्याग पत्र पार्टी से दे दिया, दूसरी पार्टी में हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। तो हम तो उनकी सहूलत कर रहे थे, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, ये देखे कि हो सकता है वो कहते हैं हमने अखबार पढ़ा नहीं, मेरी संज्ञान में नहीं हुआ, इस बहाना ले ले। लेकिन उनको दिया। लेकिन अब उनको यह बात क्योंकि नागवार इसलिए गुजर रही है, वो कांग्रेस के सदस्य है। अगर वो कांग्रेस का सदस्य का, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था उसमें, प्रदीप चौधरी की 28 2 दिन पहले उसको सजा होती है 3 साल की, एक नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में। 2 दिन बाद शनिवार को, जो कि दफ्तर बंद रहते हैं, उस दिन उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया। उन कांग्रेस के विधायक की तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के लिए, 2 दिन के भीतर उसके सदस्य। यहाँ रणजीत सिंह चौटाला देते हैं, उनका मतलब 35 दिन के बाद उनका इस्तीफा जो है उसको मंजूर किया जाता है। ये दोहरे मापदंड मैं समझता हूं कि ये संविधान में
स्पीकर जो है हमारा रक्षक है संविधान के, मतलब जो अच्छा, है टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने भी कुछ गलती की थी, नोटिस दिया, वो नहीं कह रहे उसमें रिमाइंडर भेजने से पहले अपनी खामी देख लेते, रिमाइंडर भेजा, नहीं, याचिका पर ऐसा आप है, लोगों ने साइन नहीं ऐसा किए। ऐसा है, ये स्पीकर महोदय जो है इस चीज़ को टेक्निकलिटीज़ को ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में देखे देखे, ये रूल जो है ये फैसिलिटेट करने के लिए हैं, ये चीज़ को डिफीट करने के लिए हैं, शेड्यूल 10 को डिफीट करने के लिए नहीं है। रूल्स आर ऑलवेज मेंट टू फैसिलिटेट द होल प्रोसेस एंड द व्हाट जो भावना है, मूल भावना शेड्यूल 10 की, उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन इस बात का बहाना लेके और एक इलीगल एक्ट को करने देना, ये मैं समझता हूँ ये अभी दुर्भाग्यपूर्ण तक भी है। की और स्थिति तो ये कहती है आफ्ताब अहमद जी कि किरण इस बार भी मानसून सत्र में आप लोगों के साथ ही बैठेंगी कांग्रेस विधायक के चलो नाते। देखेंगे, वो तभी आप जब जब सेशन आएगा और जब होगा जब देखेंगे। अल्पमत में है सरकार, आप लोग बार बार कहते हैं, जेजेपी और इनेलो ये कहते हैं हुड्डा साहब आगे क्यों नहीं आते सरकार गिराने के नहीं, लिए। हम तो गवर्नर महोदय पे भी चले गए, क्योंकि इसमें जो है राज्यपाल महोदय यही सक्षम है उसमें इसका संज्ञान लेने के लिए। हमने 2 बार राज्यपाल महोदय से मिल के भी और उनको जो है पत्र लिख के भी उनको दिया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया। और अल्पमत में है और जनता के मन से ये सरकार उतर चुकी है। बेशक अपनी जो है सत्ता के लालच में ये उसको प्रोलॉन्ग करती रहे, कितने दिन, 30-35 दिन और जितने दिन हैं वो सरकार चलेगी, लेकिन जनता जो है इस बात को पूरी तरीके से समझ चुकी है कि कौन जो है अल्पमत में है और कौन अनैतिक तरीके से आज हरियाणा की सत्ता राज्यसभा पे की सीट को काबिल लेकर, है। राज्यसभा की सीट को लेकर कांग्रेस पर आरोप है बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं बीजेपी के, हुड्डा साहब पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम नहीं, करने के आरोप हैं कि ऐसा उम्मीदवार क्यों नहीं ला रहे हैं, बैकफुट पर क्यों ऐसा है। है, अभी तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी तो राज्यसभा का चुनाव का नहीं, हुड्डा साहब कह चुके हैं हमारे शेड्यूल ही पास नहीं आया, तो नंबर्स नहीं जो है, चीज हुड्डा है साहब ही नहीं, इनकार कर चुके नहीं, हैं। जो चीज है ही नहीं उस चीज का आप कैसे कैसे, अभी चुनाव तो कोई नोटिफाई हुआ ही नहीं, जब होगा उसके बाद पार्टी ये फैसला। हाइपोथेटिकल है नहीं है ठीक है, लेकिन हुड्डा साहब रिएक्शन दे चुके हैं नहीं, ना। वो मैंने वो कह कहते तो हैं दिया। दुष्यंत को भेज अभी दीजिए, चुनाव दिग्विजय को चुनाव भेज दीजिए, चुनाव हमारे जब पास आएगा, समर्थन लेने आ गए, हम समर्थन दे देंगे। चुनाव जब आएगा उसी हिसाब से रणनीति तय करी तो जाएगी। कटघरे में आफ्ताब अहमद ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नहीं, बिल्कुल हम ये कह रहे हैं राज्यसभा का उपचुनाव जो होगा उसके बाद पार्टी अपना शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला लेंगे और हम जो भी बेहतरी होगा उसके अनुरूप ही अपना ये तो फैसला लेंगे। आपकी बात में और हुड्डा साहब की बात में नहीं, हुड्डा विरोधाभास हो साहब गया। की बात में हमारे वो फर्क नहीं है। आप ये कहते हो, हम हुड्डा साहब ने ये कहा है कि विपक्ष अगर अपना कैंडिडेट लाना चाहती है और हम उसका समर्थन करना चाहते हैं, अगर उनके पास पर्याप्त नंबर इकट्ठे हो जाते हैं, हम जो है अपना फैसला उसके बाद लेंगे। जिस विपक्ष, क्योंकि सबके मिल के ही संयुक्त तौर पे ही जो है नंबर्स जो है वो जब ही जुड़ते हैं जब हम सब मिल के करें। इस वजह से इस चीज़ का कहा गया था। जब उपचुनाव होगा राज्यसभा का, उस वक्त हम जो है अपनी पार्टी के साथ मिलकर, अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर उसी के अनुरूप अपना फैसला लिया जाएगा। लोकसभा में आप लोग 0 से 5 पर आए, अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का रहा। एक धारणा ये थी आमजन में कि इस बार कोटा सिस्टम नहीं चला के टिकटों का बंटवारा, आपके नेता भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमने खुद ये कहा कि टिकटें अच्छे से बांटी हैं इस बार कांग्रेस ने। तो क्या इसे आगे भी मेंटेन रखा जाएगा, या फिर जो बड़े बड़े नेता, जो कि हमने पिछली बार भी देखा है विधानसभा चुनाव में कि कोटा सिस्टम रहता है, बड़े नेता अपने खास लोगों को, अपने खेमे के लोगों को टिकटें दिलवाते हैं, पार्टी को नुकसान होता है। मैं कहूँगा कि हम शीर्ष नेतृत्व के शुक्रगुजार भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, राहुल जी के, अपने नेताओं के, जिन्होंने हरियाणा में जनता के अनुरूप जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, वो उतारे। और जिस दिन 8 कैंडिडेटों की हमारी लिस्ट आई थी हरियाणा में, आप देख सकते हो कि उसी दिन जो है जनता में, आमजन में एक विश्वास हुआ था कि कांग्रेस जो है वाकई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है उतारे गए। हम समझते हैं पूरी तरीके से जो हमारी विधानसभा में भी नेतृत्व जो जिताऊ उम्मीदवार हैं और जो पार्टी की कसौटी पे खरे उतरेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। किसी तरह का कोई कोटा या किसी तरीके के कोई, मैं समझता हूं कि पीछे भी बैठकों में भी बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि मेरिट पे ही टिकट दिया जाएगा और मेरिट पे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकसभा में जो हमें विश्वास और जनता ने जो सहयोग दिया है, उस विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए हम बेहतर से बेहतर विधानसभा में कैंडिडेट उतारें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है, वो अपनी संगठनात्मक क्षमता या सरकार पे नहीं जाती, फिर उसके साथ साथ आ जाते हैं ईडी, सीबीआई, उसके तंत्र आ जाते हैं, मीडिया तंत्र को करा जाता है बड़ा भारी एक जो है तमाशा बनाया जाता है चुनाव के लिए, और विपक्ष को और ख़ास तौर पे कांग्रेस को हमेशा से निशाने पे लेकर। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम मजबूती से लड़ाई जब भी लड़ेंगे जब पूरी तरीके से बेहतर जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में चलिए, उतारा मीडिया, दूसरे मीडिया चैनल्स का हम नहीं कह सकते, लेकिन हम सभी को प्लेटफॉर्म देते हैं, सभी से सवाल भी पूछते हैं और सभी की आवाज़ भी हम लोगों तक जाने देते हैं। आप हुड्डा साहब के किचन कैबिनेट में माने जाते हैं, उनके बेहद खास आप माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो विरोधी दल हैं वो तो बोल ही रहे हैं कि कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी हो गई है। कांग्रेस के भीतर भी कुछ नेता ये कहते हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। कांग्रेस में सबको अपनी अपनी जगह, सबको अपना अपना प्लेटफॉर्म मिला, और ये राजनीति जो है वो बिना चुनौतियों के और बिना कसौटी के कोई राजनीति में कामयाब नहीं होता। हम जनता के बीच जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ के जनमत लेते हैं, और जब अपने आप को स्थापित करते हैं, मैं समझता हूँ कि किसी कांग्रेस पार्टी में समावेश है बहुत से नेताओं का, और उसमें और उसी तरीके से जनता के, समाज के सभी वर्गों का एक समावेश है। और कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। और इसमें आज के दिन मैं समझता हूँ कि जैसे लोकसभा में राहुल जी ने एक संविधान बचाने के लिए जो गुहार लगाई, उसको आप देख सकते हो कि समाज के सभी वर्गों ने उसमें माना, और यही एक कारण था कि जो 400 पार और अहंकार में डूबे हुए लोग थे बीजेपी के, उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो स्पष्ट बहुमत में भी नहीं अब की बार आए। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए इसी लक्ष्य को लेके हरियाणा में चलेंगे, और इस तरीके से, और कोई इस तरीके का कहना पार्टी व्यक्तियों की नहीं है, पार्टी जो है संगठन का नाम है, पार्टी हम सब जो है बहुत सारे लोग मिलके उसका संगठन का नाम को एक जो है अभी संयुक्त आप रूप से किया ईडी जाता को है। लेकर बात कर रहे थे एक सवाल के उत्तर में, ऐसा क्या किया कांग्रेस के विधायकों ने कि ईडी के रडार पर आ गए? नहीं, कुछ भी नहीं चुनाव किया। से ठीक पहले कांग्रेस के विधायकों के या कांग्रेस के नेताओं का जो है, उन्हीं को हमेशा क्यों ईडी अपने रडार पे रखती है, क्यों चीज़ों को, मतलब किसी चीज़ के लिए जो आज हमारे विधायक हैं सोनीपत के, जो उनका जो सबसे बड़ा वो है, उसकी एफआईआर को हाई कोर्ट ने क्वैश करा है। तो कार्रवाई जो है तर्क संगत कार्रवाई नहीं है। ईडी हमेशा आप देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, ईडी की कार्रवाई जो होती है, वो जब शिवसेना कांग्रेस के साथ थी तो उनके नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई थी, वो ईडी जब तो बड़ी पीछे पड़ रही थी, जैसे ही वो शिवसेना का एक गुट सत्ता परिवर्तन करने में बीजेपी की मदद करता है, वो सारी कार्रवाई जो है वो हो जाती है। ईडी आज के दिन मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, एक अंग है बीजेपी को पावर में रखने का और पावर में लेके आने का, विरोधियों को डराने और दबाने विरोधियों का, को डराने धमकाने का। और मैं आज आपके माध्यम चैनल के माध्यम से एक बात कह सकता हूँ, हमें न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, पूरी तरीके से हमारे जो भी साथी जिनके ऊपर है वो निर्दोष निकलेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और कानून पे हमारी पूरी तरीके से आस्था है। और हम जो भी ये कार्रवाई ज़बरदस्ती राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दिया जाती है, जनता इसको निरस्त करेगी। अभी अमित शाह हरियाणा के दौरे पर आए, एक पखवाड़े के भीतर 2 बार वो हरियाणा आए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात कर रहे थे कि पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, कांग्रेस की नीयत है कि वो मुस्लिमों को दे दिया जाए, मुसलमानों को दे दिया जाए, ये लेकिन जो ये है, हरियाणा में हम होने नहीं देंगे, कहा गया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता आए और अपनी बात को बिना मुस्लिमों के कहे, मैं समझता हूँ उनका भाषण ही पूरा नहीं होता, चाहे चुनाव हो, चुनाव मत हो। और ये तो उनकी शैली है। हरियाणा में किसी तरीके का इस तरीके का जो है भाषण देना, मैं नहीं समझता कि उन्हें, या तो इन्होंने ज्ञान नहीं दिया राज्य के सरकार वालों ने, या फिर इनकी बीजेपी की इकाई को ये नहीं पता। हरियाणा में जो है मुस्लिम समुदाय को पहले ही, चाहे पिछड़ा वर्ग ए हो चाहे पिछड़ा वर्ग बी हो, उनमें आरक्षण मिल रहा है। और इसलिए उस चीज़ का मैं समझता हूँ ये सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म और जाति के ऊपर बांटने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहता है, क्योंकि विकास पे कहने के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। इस वजह से
प्रदेश के लोगों को धर्म जाति के आधार पे बांटे, उनमें नफरत पैदा करें, उनमें इस तरीके का एक माहौल बनाए कि जिससे कि उनका अपना एजेंडा जो है बने, इसलिए राजनीति। लेकिन मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता इन नारों में, इनमें किसी तरीके से ना आने वाली है, ना इस तरीके की राजनीति हरियाणा में चली है कभी, जिसका जवाब जो है जो हरियाणा की जनता ने ठीक है, चुनाव 2024 लोकसभा में दे दिया और विधानसभा में पूरी तरीके से इसका पूरा जवाब जनता देगी। पिछले साल नूह में हिंसा हुई, मामन खान के बचाव में आप सबसे आगे खड़े थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि हुड्डा साहब फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए? नहीं, उनके हुड्डा बचाव में? हुड्डा साहब पहले दिन से ही, और कांग्रेस पार्टी ने हमारे विधायक के खिलाफ जो है झूठा और बेबुनियाद मुकदमा था। पहले भी हम खड़े थे और आज भी हम खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। और आपके साथ मैंने कहा हमें न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। आप देखिए पूरा इंसाफ होगा और हमारे न्यायपालिका पे उसका दूध का दूध पानी पाने। और जो दोषी है, सरकार दोषी थी, सरकार के जो है कुशासन और प्रशासनिक फेलियर के वजह से ये दंगा हुआ था, उसके ऊपर हमारी जो मांग थी हुड्डा साहब ने बड़ी पुरजोर करी थी, उसके ऊपर ना इन्होंने जुडिशियल कमीशन बिठाया, ना उसकी इंक्वायरी करी, और उसमें विपक्ष को निशाने पे लिया, अपनी विफलताओं को विपक्ष पे डालने का काम किया। आज भी सैकड़ों निर्दोष लोगों पे यूएपीए जैसा जो है कानून जो आतंकवादियों के लिए होता है वो बना दिया, मतलब सिर्फ अपनी फेलियर को और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। मैं समझता हूँ इस साल भी कावड़ यात्रा हुई, जल अभिषेक यात्रा हुई, समाज के लोगों ने सबने समर्थन किया। हमने यही था, ये एक माध्यम बीजेपी ने बनाया था लोगों को उकसाने का, और शरारती तत्व इनके साथ मिल बैठ के साजबाज करके बीजेपी की साजिश थी। इस तरीके से उसका माहौल को खराब कराया गया था राजनीतिक लाभ के लिए। तो भला हो हरियाणा की 36 बिरादरी का, भला हो खाप हमारे खाप पंचायतों का, भला हो किसान यूनियनों का, किसान समाज का, पूरे समाज का, कि उन्होंने बीजेपी के इस षड्यंत्र को भांप लिया और हरियाणा में इस तरीके का माहौल नहीं बना। और ये एक बीजेपी की एक विफलता साबित हुई। और इस साल आपने देखा मिलजुल के सबने जल अभिषेक यात्रा को निकाला। मैं समझता हूं कि बीजेपी इस तरह के कार्रवाई को करने के लिए हमेशा राजनीतिक लाभ लेने के लिए करने में कभी चूक नहीं थी। पिछले साल की हिंसा के लिए आप दोषी मानते हैं बीजेपी को? बिल्कुल, पूरी तरह। नूह के पिछड़ेपन के लिए, नूह में विकास नहीं हो पाया, उसके लिए दोषी किसे माना जाए? बीजेपी। आप भी पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी मैं आपके सामने कह सकता हूं, कांग्रेस के समय में जिला बनने से लेके मेडिकल कॉलेज बनने तक, शिक्षा का सुधार हो उसके लिए मेवात कैडर से बना, एक स्पेशल कैडर पूरे देश में पहली बार बना, स्कूलों के अपग्रेड हुए, पॉलिटेक्निक्स बने, टेक्निकल एजुकेशन के आईटीआईज बने, पीने के पानी के लिए राजीव गांधी पेयजल योजना जो है कई 100 करोड़ की, हमने उसको अमल में लाए। हमने जो सड़कों का, हमने जो एक जो है औद्योगिक क्षेत्र का, और लेके जो है एक बुनियादी ज़रूरत जो थी स्वास्थ्य की और सेहत की, उससे लेके जो भी ज़िले के का, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनका रोकने का काम किया। आज आप देख सकते हो कि एक 248A सड़क नूह तक 4 लेन है और नूह से अलवर तक प्रपोज थी, और इन्होंने 2018 में एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस वे के नाम पे उसको रोकने का काम किया। आज 6 साल बाद मुख्यमंत्री खुद कितनी बार, मनोहर लाल जी, और उप मुख्यमंत्री तो कितनी बार अपने आप वादे करें, लेकिन अब तक काम नहीं शुरू हुआ। ये सरकार जो है हमारे इलाके को विकास के बजाय जो है विनाश करने पे है। सड़कों का काम रोक, जो कांग्रेस के समय के काम थे। आज आपकी टीम अभी गई थी, मुझे पता लगा हमारे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज में किस तरीके का हजारों करोड़ का एक मेडिकल कॉलेज नायाब तोहफा था कांग्रेस का, हुड्डा साहब का, कि इस इलाके में बुनियादी ज़रूरत है, उसको बर्बाद कर दिया। आज एक एक्सरे मशीन नहीं है, ईसीजी के जो रोल होता है वो नहीं मिलता, आज सर्जरी जो है वो नहीं होती उस हॉस्पिटल में। जिम्मेदारी विधायक की भी रहती है केवल सरकार के? नहीं, हम तो हमेशा आपके सामने आवाज़ उठाते हैं, और कितनी बार इस मुद्दे को लेके जो है विधानसभा में उठाया, यहाँ तक कि हमने धरना भी दिया मेडिकल कॉलेज की उसके अव्यवस्था और बर्बादी के लिए धरना भी दिया। लेकिन जब सरकार सुनती नहीं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम के लिए मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में तो जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण नहीं करते। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनका क्या नज़रिया है। इनका नज़रिया वहाँ का विकास करना नहीं है, वहाँ का जो है
विकास करने के बजाय विकास को रोकने का काम किया, सड़क का रोकने का काम किया। स्कूलों में आज आधे से ज़्यादा अध्यापक जो है खाली है। मेवात कैडर में जो है हमने किया था, उसमें तबादले नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो उसको सिस्टम को बदलने का, मैं समझता हूँ कि नौकरी देने का और किसी चीज़ का काम इन्होंने नहीं किया। कौशल रोजगार निगम से झूठा एक, जिसमें ना आरक्षण है, ना उसमें पूरी तनख्वाह है, ना पूरी तरीके से उसमें कोई गारंटी है कि नौकरी रहेगी, 1 साल के लिए रहेगी। ये एक धोखा युवाओं के साथ अच्छा, किया। न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि ये न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। सरकार का काम हमेशा विकास देने का हुआ, लेकिन यहाँ विकास को रोकने का काम हुआ। आज मैं आपके बीच में कह सकता हूँ, पीने का पानी और बिजली की अगर हमारे ज़िले से ज़्यादा कहीं भी पूरे हरियाणा में इससे बुरा हाल हो तो, और इसलिए नहीं, मैं इसलिए हमने न्याय यात्रा निकालने से पहले इनको सबको आगाह किया, लेकिन कोई सुधार नहीं इसमें हुआ। बिजली के लिए हमने पिछले 15 दिनों से लगातार प्रयासरत हैं कि बिजली जो है 16 घंटे आपका देने का वादा है सरकार का, क्या कारण है कि वो हमारे ज़िले में वो 7 से 8 घंटे ही मिलती है। तो ये सरकार, मैं जो कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे इलाके से बैर निकाल रही हो, वोट ना देने का बैर निकाल रही हो। सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार तो करते, लेकिन वो ये सौतेला ना करके ये तो अब दुश्मनी और बैर निकाल रही है इस इलाके से। लेकिन हम जो है, एक बात का आपके बीच में कहते हैं, हम पूरी तरीके से अपने संविधान लोकतंत्र में हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस न्याय को लेके रहेंगे। और अपना हक, चाहे वो शिक्षा की बात है, मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य की बात है, चाहे बिजली पानी की बुनियादी जरूरत की बात है, हम पूरी लड़ाई तरीके से लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। आप दावा कर रहे थे अभी कि सरकार कांग्रेस की होगी आगामी, तो क्या भावी मुख्यमंत्री हम हुड्डा साहब को ही माने, कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो? कांग्रेस में जो एक अपना बहुत पुराना एक हमारे एक पार्टी का सिस्टम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो भी विधायक दल के जो सदस्य होंगे जो वो चुनेंगे और केंद्रीय नेतृत्व वो चुनेगा, जो वही प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा। इसी तरह की परिपाटी पार्टी में सब जगह होती है, तो यही हरियाणा में फॉलो की जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस का एक बड़ा जो है ये अभियान है, उसका पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जनता की जो आशा है, जनता का जो मन है, वो भी इसी तरफ है। और आगे आने वाले समय में कांग्रेस के जो वो होगा, वो मुख्यमंत्री जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। चले, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए, कटघरे में बैठकर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता, नूंह से कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के दिग्गज आफ्ताब अहमद को आप सुन रहे थे। इनका दावा है कि हरियाणा से लेकर नूंह में खास तौर पर सौतेला व्यवहार हुआ है, भेदभाव किया गया कि बदला कहीं न कहीं बीजेपी नूंह की जनता से लेने का प्रयास कर रही है। साथ ही इनका यह भी दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सीएम होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।